हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 प्रोविज़न फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट के सारे इलस्ट्रेशन और जो भी टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, खाली क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, पूरा चैप्टर हम नहीं पढ़ने वाले हैं, तो खाली क्वेश्चंस के लिए आप ये वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 के साथ। तो आप आ जाइए पेज नंबर 8.8 पे। पेज नंबर 8.8 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? पारस एज्ड 55 years is a resident of India during the financial year 24-25 interest of 2,88,000 was credited to his non-resident external account with SBI. 30,000 being interest on fixed deposit with SBI was credited to his saving account during this period. He has also earned 3,000 as an interest on this saving account. Is Paras required to file return of income? तो सबसे पहला दोस्तों इसका सवाल ये है कि 3 जगह से इंटरेस्ट मिल रहा है। पहला तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है एसबीआई के साथ, उसमें 2,88,000 का। दूसरा एफडी का जो इंटरेस्ट है 30,000 और सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है 3,000। तो क्या इसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है? दोस्तों, एक प्रोविज़न अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट विथ एसबीआई, अगर यहाँ पर आरबीआई का परमिशन लिया गया है तो इसका इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है, और अगर आरबीआई का परमिशन नहीं लिया गया है तो यहाँ पर ये टैक्सेबल हो जाता है। तो हमको 2 एंगल से क्वेश्चन को बनाना है। पहला तो ये कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ये नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है ये आरबीआई के द्वारा परमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इनकम को नहीं लेंगे, बाकी का 30,000 जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है वो लेंगे और 3,000 जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है वो लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 33,000। तो रिटर्न फाइल करने की जवाबदारी कब आती है? जब हमारा जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर चले जाता है इनकम। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2,50,000 और नए वाले रेजिमे में 3 लाख तक है, तो डेफिनेटली ये उसके नीचे है, तो यहाँ पर इसको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। पर अगर ये जो 2,88,000 रुपये का जो इंटरेस्ट था वो आरबीआई के द्वारा जो है वो यहाँ पर इन लोगों को अप्रूवल नहीं मिला था, तो उसको भी हम इनकम में लेंगे और तब हमारी इनकम जो है वो एक्सीड कर जाएगी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और वहाँ पर जो है इसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। Individual is required to furnish a return of income under section 139(1) if his total income before giving effect to deduction under chapter 6A or exemption under section 54(54)(b), D, E, C, F exceed the maximum amount not chargeable to tax, that is 3 lakh under default tax regime under section 115 BSc 1A and 2,50,000 if exercise the opinion of shifting out of the default tax regime। अब अगर कंप्यूटेशन करेंगे इसका इनकम, तो सबसे पहले जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट का है उसका नील ले लिए, ये मान के कि आरबीआई के द्वारा जो है इन्होंने परमिशन लिया था, और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ये दोनों मिलाकर 33,000 हो गया, और कोई भी डिडक्शन नहीं लिए, तो 33,000 जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। तो यहाँ पर इस लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अंडर फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, तो यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट इसके ऊपर फाइल करने की नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। पर अगर ये 2,88,000 जो है वो परमिटेड बाय आरबीआई नहीं रहता तो क्या होता? तो इसकी जो इनकम हो जाती वो हो जाती 3,21,000, 30,000 प्लस 2,88,000 प्लस 3,000, तो 3,21,000 हो जाती। तो डेफिनेटली ये जो 3 लाख से भी ज़्यादा है और 2,50,000 से भी ज़्यादा है, तो नए स्कीम पुराने स्कीम दोनों में इसको रिटर्न फाइल करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, जो कि है आपका पेज नंबर 8.13 में। ये भी बहुत ही ईजी है। देखो, explain with brief reason whether the return of income can be revised under section 139(5) of the income tax act in the following cases। 3 केस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि तीनों केस में क्या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहला बिलेटेड रिटर्न यानी जो रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल होता है अंडर सेक्शन 139(4), तो क्या जो रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल होता है उसको हम वापस से रिवाइज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस।
एज पर सेक्शन 139(5) जो है हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, तो बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। दूसरा, रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज्ड वंस अंडर सेक्शन 139(5), आपने एक बार रिवाइज कर दिया तो क्या आप उस रिवाइज रिटर्न को दूसरी बार रिवाइज कर सकते हो? आंसर इज यस। दूसरी तीसरी नहीं, जितने बार चाहो उतने बार टाइम लिमिट के पहले आप रिवाइज कर सकते हो। तो देखो, अ रिटर्न रिवाइज अर्लियर कैन बी रिवाइज्ड अगेन एज द फर्स्ट रिवाइज रिटर्न रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, तो आप जो है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के पहले जितने बार चाहो उतने बार जो है रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है वो है 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर यानी जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है उस असेसमेंट ईयर का 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो रिटर्न फाइल करना है वो कब तक करना है? असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर कौन सा आ गया? 25-26। तो 25-26 का जो 31 दिसंबर 2025 है तब तक जो है आपको रिवाइज रिटर्न फाइल कर लेना है। ठीक है, फिर रिटर्न ऑफ लॉस फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(3), रिटर्न ऑफ लॉस जो 139(3) में फाइल करते हैं उसको सेम माना जाता है रिटर्न जो है 139(1) के जैसा माना जाता है, और इसीलिए उसको भी आप जो है रिवाइज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये था हमारा दूसरा इलस्ट्रेशन। अब आते हैं तीसरा इलस्ट्रेशन में, जो कि है पेज नंबर 8.41 में। तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 8.41, इलस्ट्रेशन नंबर 3। मिसेस हेतल, इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर, got her books of accounts for the financial year ended 31 March 25 audited under section 44AB. Total income 6,35,000. She wants to furnish her return of income for assessment year 25-26 through a tax return prepare. Can she do so? देखो दोस्तों, जो TRP रहता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ठीक है, वो 139B में जो है उसको बताया गया है कि कौन से रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। तो जो TRP है वो ऑडिट वाले रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, कंपनी वाले रिटर्न फाइल भी नहीं कर सकता, और खाली वो इंडिविजुअल और HUF के जो सिंपल रिटर्न रहते हैं वही फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर ये ऑडिट वाला रिटर्न जो है वो फाइल TRP नहीं कर सकता। ठीक है, तो मिसेस हेटल कैन नॉट फर्निश द रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एज पर सेक्शन 139B। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम टेस्ट योर नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि इस सेक्शन के बिना आपको टेस्ट योर नॉलेज जो है वो समझ में नहीं आएगा। देखो, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर, सेक्शन नंबर 139 ये बोलता है कि आपको कहाँ कहाँ पर पैन नंबर जो है वो लेना पड़ेगा और आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पैन नंबर के केस में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कौन से ट्रांजैक्शन में आपको पैन कार्ड देना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने कोई भी सेल और परचेज किया है किसी मोटर व्हीकल का, ठीक है, अदर देन टू व्हीलर, यानी टू व्हीलर को नहीं लेना है, जो भी बाकी के मोटर व्हीकल है उसका सेल या परचेस किया है तो आपको पैन नंबर हर ट्रांजैक्शन में डालना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कोई भी एक अकाउंट ओपन करवाते हो सेविंग बैंक वगैरह का, तो वहाँ पर भी आपको जो है पैन नंबर देना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो भी आपको जो है पैन नंबर देना पड़ेगा। चौथी बात, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाते हो तो भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। पांचवी बात, अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हो और पेमेंट जो है वो कैश में कर रहे हो एक्सीडिंग 50,000, याद रखना, होटल रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हो वो भी कैश में कर रहे हो 50,000 के ऊपर, तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हो तो नहीं। ठीक है, स्पेसिफिकली कैश के लिए प्रोविज़न बनाया गया है। या फिर अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर पेमेंट फॉर परचेस ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो कैश एक्सीडिंग 50,000 का अगर आपने पेमेंट किया तो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा।
म्यूचुअल फंड परचेस करते हो एक्सीडिंग 50,000 तो देना पड़ेगा। डिबेंचर एक्वायर करते हो एक्सीडिंग 50,000 तो देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक को पेमेंट करते हो बॉन्ड एक्वायर करने के लिए एक्सीडिंग 50,000 तो भी पैन कार्ड देना पड़ेगा। या फिर अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग 1 डे तो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। या फिर पेमेंट इन कैश ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 अगर आपने कोई बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर बैंकर चेक लिया है तो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। फिर टाइम डिपॉजिट अगर आप एफडी वगैरह लेते हो तो एक एफडी अगर 50,000 के ऊपर है तो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, और पूरे साल की एफडी मिला के अगर 5 लाख से ऊपर है तो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में भी 50,000 की लिमिट है। 50,000 के ऊपर गया आपका एलआईसी का प्रीमियम तो भी आपको वहाँ पर एलआईसी में पैन कार्ड देना पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर आप कोई भी सिक्योरिटी का सेल परचेस कर रहे हो, वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपने सेल परचेस किया है तो आपको जो है पैन कार्ड देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप डीमैट से कर रहे हो तो डीमैट तो ऑलरेडी जब आप ओपन करोगे तभी पैन कार्ड वहाँ पर दे चुके हो, ठीक है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेस कर रहे हो और 10 लाख से ज़्यादा है अमाउंट, और स्टैम्प वैल्यूएशन या फिर स्टैम्प वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 50C 10 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा वहाँ पर। और सेल और परचेस कर रहे हो, आप कोई भी सेल ऑफ परचेस कर रहे हो कुछ भी, और सेल ऑफ परचेस जो है वो एक्सीडिंग 2 लाख रुपए एक ट्रांजैक्शन का है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजी है। और अगर माइनर है तो ये ऊपर वाले जगह पे अपना पैन कार्ड अगर उसके पास नहीं है तो अपने वो किसी पेरेंट और गार्जियन का पैन कार्ड वहाँ पर दे सकता है। बहुत ही ईजी था। अब हम आते हैं यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ LLP कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर। तो ये बोल रहा है क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो कि LLP का जो रिटर्न ऑफ इनकम रहता है वो कोई भी पार्टनर जो है उसको वेरीफाई कर सकता है। आंसर इज नो। खाली डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो वेरीफाई कर सकता है, और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब जो है दूसरा पार्टनर कर सकता है, या फिर अगर वो किसी पर्सन को प्रिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट तो वो पर्सन कर सकता है, ठीक है। फिर टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) इन द केस ऑफ मिस्टर ए हैविंग टोटल टर्नओवर 160 लाख, 100 लाख इन कैश फॉर द ईयर एंडेड 31/3/25, वेदर और नॉट डिक्लेयरिंग प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD इज 31 अक्टूबर 25। ये बोल रहा है कि भाई साहब एक बंदा है मिस्टर ए जिसका टर्नओवर है 160 लाख, जिसमें से इसने 100 लाख कैश में किया है, तो इसका जो रिटर्न है वो 31 अक्टूबर 2025 के पहले जाना चाहिए, और ये प्रिजम्पटिव इनकम ले या ना ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर इज गलत, नो। अगर प्रिजम्पटिव इनकम है तो 31 जुलाई डेट रहती है, और अगर ऑडिट कराता है तो 31 अक्टूबर की डेट रहती है। तो दोनों ही केस में हम डिसएग्री करेंगे। आइए पढ़ते हैं इसका आंसर। देखो, पहला तो LLP वाला था डिसएग्री, क्योंकि LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करता है, ठीक है, और अनअवॉइडेबल है, या फिर अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी अदर पार्टनर जो है उसको वेरीफाई कर सकता है। फिर सेकेंड पॉइंट डिसएग्री, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो 44 AD में अगर फाइल करता है रिटर्न तो उसका 11.60 लाख का इनकम आएगा, और उसका ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई हो जाएगा। पर अगर वो ऑडिट करवाता है अंडर सेक्शन 44 AB तो उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर विनीत एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BSc 1 एंड सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ठीक है, पुराने टैक्स रेजिम में जो है इन्होंने रिटर्न फाइल किया है, ठीक है। कब किया है? 12/9/2025 को फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 कंसिस्टिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बैंक इंटरेस्ट। इसकी 3 इनकम है, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बैंक इंटरेस्ट की इनकम। तो अगर इसका कोई ऑडिट वगैरह नहीं है और ये इंडिविजुअल है और इसका सैलरी का इनकम है खाली, तो इसका जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होता है ना। तो 31 जुलाई के बाद इसने फाइल किया, इसने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। कब किया है? 12/9/25 को, ठीक है। ऑन 21/12/25 ही रियलाइज दैट उसने जो है डिडक्शन नहीं लिया है 80 TTA में, जो इंटरेस्ट इनकम है उसका डिडक्शन उसने नहीं लिया है।
तो अब वो रिवाइज करना चाहता है अपने रिटर्न को, तो क्या वो कर सकता है 139.5 में? दोस्तों अगर आपको पता हो 139.5 में आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। आप ओरिजिनल रिटर्न 139.1 वाले को भी रिवाइज कर सकते हो, 139.4 वाले को भी, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो 139.5 में। तो यहाँ पर आप जो है इसको 139.5 की जो टाइम लिमिट है उसके पहले रिवाइज कर सकते हो और डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। पर 139.5 की टाइम लिमिट क्या बोलती है कि असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के 3 महीने के पहले आपको करना है, यानी कि 31/12/25 तक फाइल करना है। अगर 31/12/25 तक फाइल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो। और 31/12 के बाद जो है आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो देखो, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ यू डिस्कवर द ओमिशन ऑन 21/3/26? तो 21/3/26 को वो रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। आते हैं आंसर में। तो देखो आंसर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई 25 और उसने रिटर्न कब फाइल किया 12/9/25 को। तो जो रिटर्न था वो 139.4 में गया होगा बिलेटेड रिटर्न, और एज पर सेक्शन 139.5 जो 139.1 का रिटर्न रहता है या फिर 139.4 का रिटर्न रहता है, दोनों को हम रिवाइज कर सकते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न को भी हम रिवाइज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर विनीत जो है वो रिटर्न को रिवाइज करके 80TTA का डिडक्शन ले सकता है, पर उसके लास्ट डेट है 31/12/2025 और उसके बाद जो है वो रिवाइज नहीं कर सकता। अगर वो 21 मार्च 26 को रिवाइज करना चाहता है तो रिवाइज नहीं कर पाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। एग्जामिन विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। असेसिंग ऑफिसर हैज़ द पावर इंटर रिले टू अलॉटमेंट टू एनी पर्सन बाय हुम नो टैक्स इज पेबल। ये बोल रहा है असेसिंग ऑफिसर के पास ऐसा पावर रहता है कि वो चाहे तो किसी को भी पैन अलॉट कर सकता है, चाहे उसके पास टैक्स पेबल आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो ये बिल्कुल सही बात है, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा पावर दिया गया है। कौन से सेक्शन में दिया गया है वो मैं आपको आंसर में बताऊंगा। फिर वेयर द कर्ता ऑफ अ HUF इज एबसेंट फ्रॉम इंडिया द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड बाय मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। आंसर इज नो, एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ये दोनों के केस में आंसर हो जाएगा फॉल्स। देखो सॉरी, फर्स्ट वाले में ट्रू होगा क्योंकि जो है असेसिंग ऑफिसर कर सकता है बिल्कुल। देखो सेक्शन 139A2 बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर मे हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एज मे प्रिस्क्राइब अलॉट अ पेन टू एनी अदर पर्सन वेदर एनी टैक्स इज पेबल बाय हिम और नॉट इन द मैनर एंड अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। फर्स्ट का ट्रू हो गया, सेकंड का फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 140B बोलता है कि भाई साहब कर्ता के केस में मेल और फीमेल नहीं देखना है, हमको क्या देखना है एडल्ट मेंबर। एडल्ट मेंबर रहना चाहिए, तो एडल्ट मेंबर जो है वो रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। बहुत ही इजी। अब हम आएंगे फोर्थ में। एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कैन एनी लॉस बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फाइल्ड एज रिक्वायर। बोलता है रिटर्न ऑफ लॉस को एक्सप्लेन करो, ठीक है। फिर बोलता है कि ऐसे कौन से रिटर्न है जो रिटर्न ऑफ लॉस फाइल नहीं किए तो भी आप जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मेरे ध्यान में तो दो ही लॉस है, एक लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये दोनों के केस में आप बिना रिटर्न फाइल के टाइम लिमिट में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आप जो है लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी रिटर्न ऑफ लॉस का क्या मतलब होता है? अगर आपका PGBP का लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस है या फिर आपका कोई और लॉस है तो उसको रिटर्न ऑफ लॉस बोलते हैं। देखो कैजुअल इनकम का लॉस होगा, देखो रिटर्न ऑफ लॉस में फॉलोइंग लॉसेस आर कवर्ड: बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, कैपिटल गेन का और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ये सब लॉस के रिटर्न माने जाते हैं। पर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ द रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फाइल्ड। बहुत ही इजी। अब पांचवें में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है? मिस्टर आकाश हैज undertaken certain transaction during the financial year 24-25 which are listed below. You are required to identify the transaction respect of which quoting of pen is mandatory in the related document. अभी हमने पढ़ा पेन को कोट करना कहाँ कहाँ मैंडेटरी होता है, तो वही हमको यहाँ पर पूछा गया है।
सबसे पहला, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹40,000 इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 बाय अकाउंट पे चेक टू LIC फॉर इंश्योरिंग लाइफ ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस। देखो 45,000 जो है LIC जो है उसका था, पर LIC का जो लिमिट था वो था 50,000। ठीक है, आपको पता होगा 50,000 की लिमिट थी। तो देखो नो सिंस द अमाउंट पेड डज नॉट एक्सीड 50,000, यानी यहाँ पर पैन कार्ड नहीं देना, क्योंकि LIC का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा होगा, तभी आपको वहाँ पर पैन देना है। दूसरा, पेमेंट ऑफ 1 लाख टू अ 5 स्टार होटल। होटल के केस में आपको याद है 50,000 से ज़्यादा कैश दिए तो यहाँ पर देखो 60,000 कैश में था, तो यहाँ पर पैन कार्ड जो है वो देना पड़ेगा। फिर पेमेंट ऑफ 80,000 बाई ECS टू बैंक अकाउंट फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर। हाँ भाई, डिबेंचर के केस में 50,000 का लिमिट था, तो यहाँ पर भी जो है वो देना पड़ेगा पैन कार्ड। फिर पेमेंट ऑफ 95,000 बाई अकाउंट पे चेक टू थॉमस कुक फॉर ट्रैवल इन दुबई। दुबई में ट्रैवल कर रहा है यानी फॉरेन ट्रैवल। यहाँ पर देखो दोस्तों 50,000 अगर कैश में था, 50,000 से ज़्यादा कैश में होता तो हम इसको लेते, पर यहाँ पर ये 95,000 अकाउंट पे चेक से है, तो ये जो है ये बिल्कुल भी पैन कार्ड यहाँ पर हमको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट पे चेक से किया गया है। फिर अप्लाई टू SBI फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड के केस में जो है हमको देना पड़ता है। आइए देखते हैं इसके आंसर्स। देखो यहाँ पर यस है, क्योंकि एक्सीड कर गया कैश में, होटल का जो पेमेंट था वो एक्सीड कर गया था 50,000, तो डेफिनेटली पैन कार्ड तो है, देना पड़ेगा वहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो 80,000 जो है वो 50,000 से ज़्यादा है, डिबेंचर एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पर भी पैन कार्ड देना पड़ेगा, पर यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि कैश पेमेंट जो है वो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पैन जो है वो मैंडेटरी नहीं है फॉरेन ट्रैवल के केस में। क्रेडिट कार्ड के केस में हाँ भाई साहब आपको देना पड़ेगा, कोटिंग ऑफ पैन जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद वाले वीडियो में हम करने वाले हैं लास्ट चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन और सारे क्वेश्चंस, तो उसके लिए बने रहिए। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।